हमारे देश में न्याय व्यवस्था का जो सबसे बड़ा कानून है उसका नाम है इंडियन पीनल कोड, आईपीसी। अगर यहां कोई वकील मित्र बैठे होंगे तो बात उनको बहुत जल्दी समझ में आएगी। और एक दूसरा कानून है सिविल प्रोसीजर कोड, सीपीसी। और एक तीसरा कानून है क्रिमिनल प्रोसीजर कोड, अपराध दंड संहिता। तो आईपीसी इंडियन पीनल कोड, सीपीसी सिविल प्रोसीजर कोड और सीआरपीसी माने क्रिमिनल प्रोसीजर कोड, ये तीन कानून हैं जो भारतीय न्याय व्यवस्था का आधार बनाए गए हैं या आधार माना जाता है। आपको मालूम है ये तीनों ही कानून अंग्रेजों के जमाने के बने हुए हैं। आईपीसी को बनाने का काम तो खुद मैकॉले ने किया था। आईपीसी की ड्राफ्टिंग मैकॉले की बनाई हुई है, इंडियन पीनल कोड, जिसको भारतीय दंड संहिता कहते हैं, जिसके आधार पर दंड की व्यवस्था होती है। मैकॉले ने अपने पिता को एक पत्र लिखा है। उस पत्र में वो कहता है कि मैंने भारत में ऐसे न्याय के कानून का आधार रख दिया है जिस पर भारतवासियों को कभी न्याय मिलेगा ही नहीं, जिसके आधार पर भारतवासी कभी न्याय पा ही नहीं सकते। हमेशा इनके ऊपर अन्याय होगा और ये अच्छा ही होगा, क्योंकि गुलाम जिनको बनाया जाता है उन पर अन्याय ही किया जाता है, उनको न्याय नहीं दिया जाता। फिर जब ढूंढना शुरू किया हम लोगों ने तो पता चला ये आईपीसी नाम का कानून जो भारत में मैकॉले ने 1860 में लाया, ये कानून अंग्रेजों ने आयरलैंड में सबसे पहले बनाया था और लगाया था। आयरलैंड को अंग्रेजों ने गुलाम बना के रखा हुआ है 1000 साल से। तो आयरलैंड को गुलाम बनाकर रखने के लिए उन्होंने एक कानून बनाया, आयरिश पीनल कोड। उसी कानून को भारत में कह दिया इंडियन पीनल कोड। आप जानते हैं आयरलैंड लिखते हैं तो ए से नहीं लिखा जाता, आई से लिखा जाता है, IRELAND, आयरलैंड। तो आयरलैंड का आई ले लिया और इंडिया का भी आई है, तो कानून वैसे का वैसे ही लगा दिया इस देश पर। जो आयरलैंड का पीनल कोड था, आयरिश पीनल कोड, वही इंडियन पीनल कोड है। और मैंने जब आयरलैंड के पीनल कोड को खरीद कर पढ़ा और इंडियन पीनल कोड को खरीद कर पढ़ा, दोनों को सामने रखा, तो मुझे इतना गुस्सा आता है कि कॉमा फुल स्टॉप भी बदला नहीं गया, वो भी वैसे का वैसा ही है। बस इतना ही किया मैकॉले ने कि आयरिश पीनल कोड में जहां जहां आयरलैंड है, जहां जहां आयरिश है, वहां उसने इंडिया कर दिया और इंडियन कर दिया। बाकी सब धाराएं वैसी हैं और सारे अनुच्छेद वैसे के वैसे ही हैं। तो आयरलैंड को गुलाम बना के रखना है, इसलिए आयरिश पीनल कोड बनाया। तो भारत को गुलाम बनाकर रखना है तो इंडियन पीनल कोड बना दिया। अब जिस कानून को गुलाम बनाने के लिए तैयार किया गया हो, उस कानून के आधार पर आजादी के बाद न्याय कैसे मिलेगा, जरा बताइए। अन्याय ही होने वाला है। सबसे बड़ा अन्याय क्या होता है कि आईपीसी के आधार पर जब कोई मुकदमा दर्ज होता है इस देश में, तो सबसे पहले तो मुकदमा दर्ज होने में महीनों महीनों लगते हैं। एफआईआर करनी पड़ती है, उसके बाद पुलिस को साबित करना पड़ता है, सबूत जुटाने पड़ते हैं, अदालत में जाना पड़ता है। इस पूरी प्रक्रिया में ही देर लगती है, क्योंकि तरीका अंग्रेजों का यही है। फिर वो मुकदमा दाखिल हो जाए तो फिर सुनवाई शुरू होती है। सुनवाई के लिए सबूत इकट्ठे किए जाते हैं। उन सबूतों के लिए अंग्रेजों के जमाने का एक कानून है, इंडियन एविडेंस एक्ट, और वो सबूत जल्दी इकट्ठे हो नहीं पाते हैं। धीरे धीरे समय बढ़ता जाता है और एक मुकदमे को 4 साल, 5 साल, 10 साल, 15 साल, 20 साल, 25 साल, 30 साल, 35 साल समय निकल जाता है। मुकदमा दाखिल करने वाला मर जाता है, फिर उसके लड़के लड़कियां उस मुकदमे को लड़ते हैं, वो जवान होकर बूढ़े हो जाते हैं, तब भी मुकदमा चलता ही रहता है, चलता ही रहता है, चलता ही रहता है। उसमें कभी अंतिम फैसला नहीं आ पाता। हमारे देश का दुर्भाग्य है कि आजादी के पिछले 63 वर्षों में हमारी अदालतों में लगभग 3.5 करोड़ मुकदमे हैं जो दर्ज किए गए हैं अलग अलग प्रार्थियों के द्वारा, लेकिन उनमें कोई फैसला नहीं आ पा रहा है। 3.5 करोड़ मुकदमे लंबित पड़े हुए हैं, पेंडिंग है। हमारे देश की न्याय व्यवस्था के अधिकारियों से जब पूछा जाता है कि इन 3.5 करोड़ मुकदमों का फैसला कभी आएगा, तो वो मजाक करते हुए कहते हैं कि 300-400 साल में फैसला आ जाएगा।
तो हम उनसे पूछते हैं वो कैसे, तो वो कहते हैं कि जिस गति से कानून व्यवस्था और न्याय व्यवस्था चल रही है, इस गति से तो इन सभी मुकदमों का फैसला आने में 300-400 साल तो लग ही जाएंगे। तो ना वादी जिंदा रहेगा ना प्रतिवादी जिंदा रहेगा। न्याय व्यवस्था को इससे कुछ लेना देना नहीं है कि वादी जिंदा है प्रतिवादी जिंदा है, उनको तो लेना देना है अंग्रेजों के बनाए गए कानून के आधार पर फैसला देने से। अब मैं एक बड़ी गहरी बात आपके बीच में उठाना चाहता हूं और सारे राष्ट्र के लोगों का ध्यान इस तरफ आकर्षित करना चाहता हूं कि कोई न्यायाधीश अंग्रेजों के बनाए गए कानून के आधार पर अगर फैसला दे रहा है तो वो न्याय कैसे कर सकता है, ये पूछिए, अपने दिल से पूछिए, उस न्यायाधीश से पूछिए। और न्यायाधीशों से जब जब मैंने ये पूछा है कि क्या आप न्याय देते हैं, तो वो कहते हैं ईमानदारी से हम न्याय नहीं दे पाते, हम तो मुकदमों का फैसला करते हैं। फैसला होना अलग बात है, न्याय देना बिल्कुल अलग बात है। आपको एक उदाहरण से समझाता हूं फैसला क्या होता है और न्याय क्या होता है। मान लीजिए आपने किसी गाय को डंडे से पीटा, तो कानून के हिसाब से आपको जेल हो जाएगी। गाय को डंडे से पीटना भारत में अपराध है, जुर्म है, इसके लिए जेल हो जाती है। लेकिन उसी गाय को आपने गर्दन से काट दिया और उसके मांस की बोटी बोटी आपने बेच दी बाजार में, आपको कुछ नहीं होगा, क्योंकि कानून से वो न्याय सम्मत है। अब गाय को डंडे से मारो तो जेल हो जाती है, लेकिन गाय को गर्दन से काटकर उसके मांस की बोटी बोटी बेचो तो भारत सरकार करोड़ों रुपए की सब्सिडी देती है आपको। मैं अगर गौशाला खोलना चाहूं तो इस देश की कानून व्यवस्था के अनुसार मुझे बैंक से कर्ज नहीं मिल सकता, लेकिन गाय को कत्ल करने के लिए कत्ल खाना बनाना हो, उसके लिए बैंक करोड़ों रुपए कर्ज देने को तैयार है मुझे। आप सोचिए, मैं गौशाला बना के गाय का दूध बेचना चाहता हूं, बैंक के पास जाता हूं, मुझे कर्ज दे दो। बैंक कहती है हमारी योजना में गाय को कर्ज देने की व्यवस्था नहीं है। लेकिन उसी बैंक के पास में जाता हूं कि मुझे कत्ल खाना खोलना है और कर्ज दे दो, तो बैंक खुशी से कर्ज देती है। उस कर्जे पर ब्याज सबसे कम लिया जाता है और करोड़ों रुपए का कर्ज तो मुफ्त में दिया जाता है सब्सिडी के रूप में। आप बताओ कि अगर मैं गाय का मांस बेचने के लिए कत्ल खाना खोलूं तो मेरे लिए कर्ज है, सब्सिडी है। गौशाला खोलूं गाय को पालन करने के लिए तो मुझे ना सब्सिडी है ना बैंक की कोई मदद है। ऐसी व्यवस्था में न्याय कहां हो सकता है। और एक उदाहरण दूं, किसी बच्चे को जन्म लेने से पहले अगर कोई मारे ना तो उसको गर्भपात कह के छोड़ देते हैं, लेकिन जन्म लेने के बाद मारे तो हत्या हो जाती है और 302 का मामला बनता है। बच्चे को जन्म से पहले गर्भ में मारा तो भी हत्या है, जन्म लेने के बाद मारा तो भी हत्या है। दोनों में सजा एक जैसी होनी चाहिए और वो फांसी ही होनी चाहिए। लेकिन जन्म से पहले मारो तो गर्भपात है और जन्म के बाद मारो तो हत्या है। इसलिए इस देश के लाखों लालची डॉक्टर करोड़ों बेटियों को गर्भ में ही मार डालते हैं, क्योंकि गर्भ में मार देने से उनको फांसी नहीं होती है। गर्भ के बाहर मारेंगे तो फांसी होने की संभावना है। 1 करोड़ बेटियों को हर साल इस देश में गर्भ में ही मार दिया जाता है इसी कानून की मदद से। अब आप बताओ कि बेटी को गर्भ में मार दो तो गर्भपात, गर्भ के बाहर आने के बाद मारो तो हत्या। अगर इन कानून के आधार पर कोई फैसला होगा तो वो न्याय दे सकता है, फैसला हो सकता है, न्याय नहीं दे सकता। इसलिए मैं बड़ी विनम्रता से भारत के सभी न्यायविदों से यह कहता हूं कि सभी न्यायाधीशों को अपना नाम बदलना चाहिए, कायदाधीश लिखना चाहिए, कानूनाधीश लिखना चाहिए। वो न्यायाधीश तो है ही नहीं, क्योंकि न्याय तो दे ही नहीं पा रहे हैं, वो तो मुकदमे का फैसला कर रहे हैं। अगर अंग्रेजी में उनके शब्दों में कहूं तो वो कहते हैं हम तो केस डिसाइड करते हैं, हम जजमेंट नहीं करते। क्योंकि न्याय देना बिल्कुल अलग है, मुकदमे का फैसला करना बिल्कुल अलग है। मुकदमे का फैसला होता है कानून के आधार पर और न्याय होता है धर्म के आधार पर, सत्य के आधार पर। धर्म और सत्य से न्याय की स्थापना हो सकती है, कानून से न्याय की स्थापना नहीं हुआ करती है। दुर्भाग्य से हमारे देश में धर्म और सत्य की सत्ता नहीं है, कानून की सत्ता है। लॉ एंड ऑर्डर की बात होती है, धर्म और न्याय की बात नहीं होती, सत्य की बात नहीं होती। तो ये अंग्रेज छोड़कर चले गए पूरी कानून व्यवस्था को और वही ढो रहे हैं हम आजादी के 63 साल के बाद। और एक उदाहरण देता हूं, हमारे देश में
बलात्कार के खिलाफ अंग्रेजों ने कानून बनाया सबसे पहला, और उस कानून में व्यवस्था यह की कि जिस मां बहन बेटी के ऊपर बलात्कार होगा, उस मां बहन बेटी को अंग्रेजों की अदालत में आकर सिद्ध करना पड़ेगा कि उसके ऊपर बलात्कार हुआ है। जिस अंग्रेज ने बलात्कार किया है उसको कुछ सिद्ध नहीं करना पड़ेगा, और जब तक सिद्ध नहीं होगा तब तक वो अंग्रेज अभियुक्त नहीं माना जाएगा, उसको पापी नहीं माना जाएगा, अपराधी नहीं माना जाएगा। ये कानून बना दिया अंग्रेजों ने। कानून बनते ही बलात्कार की बाढ़ आ गई पूरे देश में। हर गांव में, हर शहर में माताओं बहन बेटियों की इज्जत से अंग्रेजों ने खेलना शुरू किया, क्योंकि अंग्रेजों को मालूम था कि कोई भी मां बहन बेटी अदालत में यह सिद्ध कर ही नहीं सकती कि उसके ऊपर बलात्कार हुआ है। कानून की गलियां ऐसी टेढ़ी बनाई गई कि किसी भी मां बहन बेटी को यह सिद्ध करना एकदम असंभव हो जाए कि उसके ऊपर बलात्कार हुआ है। आप देखो, इससे बड़ा दुनिया में क्या अत्याचार हो सकता है कि जिसके ऊपर अत्याचार हुआ उसे सिद्ध करना है कि उसके ऊपर अत्याचार हुआ है। जिसने अत्याचार किया उसको कुछ भी सिद्ध नहीं करना है कि इसने अत्याचार किया। परिणाम यह होता था कि 100 अंग्रेज बलात्कार करते थे भारत की माता बहन बेटियों से, तो उसमें से मुश्किल से 2-3 अंग्रेजों के खिलाफ साबित हो पाता था और उनको ही सजा मिल पाती थी। 97-98 अंग्रेज बिल्कुल छूट जाते थे, बाइज्जत बरी हो जाते थे, और फिर वो दोबारा बलात्कार करते थे और फिर माता बहन बेटियों की हत्या करते थे। हमारे पास दस्तावेज हैं कई अंग्रेज अधिकारियों के, जिन्होंने अपनी पर्सनल डायरी में यह लिखा है। एक अंग्रेज अधिकारी था, उसका नाम था कर्नल नील। उसकी डायरी है, उसकी डायरी के कुछ पन्ने हैं फोटोकॉपी के रूप में। उसमें वो लिख रहा है कि जहां जहां मेरी नियुक्ति हुई भारत में, उसकी नियुक्ति कई जगह पर हुई थी। वाराणसी में वो रहा, इलाहाबाद में वो रहा, बरेली में वो रहा, दिल्ली में वो रहा, बदायूं में रहा, कई जगह उसकी नियुक्ति हुई। तो कर्नल नील अपनी डायरी में लिख रहा है कि जहां जहां मेरी नियुक्ति हुई, कोई दिन ऐसा बाकी नहीं गया जब मैंने किसी भारतीय मां बहन बेटी का शील हरण नहीं किया। ये नील की डायरी के अपने लिखे हुए शब्द हैं। आप सोचिए कितने हैवानियत वाले थे ये सब अंग्रेज, और ये सब किया उन्होंने कानून की मदद से किया। बलात्कार का कानून ऐसा बना दिया कोई भी मां बहन बेटी सिद्ध ही ना कर सके और किसी भी अंग्रेज को उसमें सजा ना मिल सके। अब मुझे बहुत बड़ा दुख है, अफसोस है कि ये कानून आजादी मिलने के 15 अगस्त 1947 को जला डालना चाहिए था, ये खत्म कर देना चाहिए था, लेकिन यही कानून आजादी के 63 साल के बाद भी चल रहा है। और आज भी इस देश में माताओं बहन बेटियों से बलात्कार हो रहे हैं, और माताओं बहन बेटियों को अदालत में सिद्ध करना पड़ रहा है कि उनके खिलाफ अत्याचार हो रहा है। अत्याचार करने वाले को कुछ सिद्ध नहीं करना पड़ता अदालत में, ऐसी कार्यवाही होती है। आप जानते हैं, किसी भी मां बहन बेटी को खुलेआम सरेआम जवाब ऐसे सवाल पूछें कि उसके साथ बलात्कार हुआ या नहीं हुआ, वो अगर सभ्य है, थोड़ी भी सुसंस्कृत है, जवाब नहीं दे सकती है, उत्तर नहीं दे सकती है, और उसके मौन का फायदा उठाकर ये कानून हमारे देश की करोड़ों मां बहन बेटियों से खिलवाड़ करता है। बहुत दुख है ये कहते हुए कि बलात्कार के 100 अपराध इस देश में जब पुलिस के यहां रजिस्टर्ड होते हैं तो मात्र 5 अपराध में सजा होती है। 95 अपराधों में अपराधी छूट कर बाइज्जत बरी हो जाते हैं, क्योंकि कानून अंग्रेजों के जमाने का बनाया हुआ है। अब बलात्कार के कानून हो, चोरी डकैती के कानून हो, हिंसा के कानून हो, पुलिस के कानून हो, प्रशासन के कानून हो, टैक्स के कानून हो, शिक्षा व्यवस्था के कानून हो, या हमारे देश में ये जंगलों की सुरक्षा के कानून हो, सबके सब अंग्रेजों के बनाए हुए, सबके सब उनके चलाए हुए, तो आप कैसे उम्मीद कर सकते हैं कि भारत के लोगों को इन कानूनों से न्याय मिल जाएगा?